तो 9 ऑर्डर बेसिकली क्या है? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। यानी ऑर्डर 1 हमें बताता है पार्टी टू सूट, ऑर्डर 6 बताता है प्लीडिंग, ऑर्डर 7 बताता है प्लेंट, ऑर्डर 8 बताता है रिटन स्टेटमेंट। अब जब पार्टी का पता चल गया, प्लीडिंग कैसे करनी उसका पता चल गया, उसके बाद जब प्लेंट का पता चल गया, रिटन स्टेटमेंट का पता चल गया, प्लेंट भी आ गई, रिटन स्टेटमेंट भी आ गई, अब आ गया ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 हमें ये बताएगा कि जब प्लेंटिफ भी ओके हो गया, डिफेंडेंट भी ओके हो गया, अब इनमें से कौन आता है तो क्या असर होता है? मुद्दई आता है तो क्या केस पर असर होगा? मुद्दालय आता है तो क्या केस पर असर होगा? अगर दोनों नहीं आते तो केस पर क्या असर होगा? अगर कोई एकतरफा डिग्री पास होती है तो उसको खारिज कैसे करवाना है? ये सारा टॉपिक हमें बताएगा ऑर्डर 9। बात करते हैं रूल नंबर 1 की इसकी। जब भी कोई ऑर्डर पढ़ना है, स्पेशली जब मेरा लेक्चर कोई सुनना है, चाहे यूट्यूब पे सुने चाहे मेरे साथ सुने, तो जब मैं जैसे जैसे साथ पढ़ रहा हूँ बुक पर, आपकी भी कोशिश हो कि लॉ को पढ़े, क्योंकि सुनने से ज़्यादा जब आप साथ बेर एक्ट की रीडिंग करते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि बेर एक्ट को बेसिकली रीड आउट कैसे करते हैं। पार्टी टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर्स on the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer. The parties shall be attendants at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. बात यह है, जो डेट समन में लिखी हुई है उस पर दोनों पार्टियों का, मुद्दालय और मुद्दई, दोनों का हाजिर होना जरूरी है। वो इन पर्सन भी हाजिर हो सकते हैं या देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर्स, या अपने किसी वकील के जरिए भी पेश हो सकते हैं, लेकिन तब तक केस ट्रांसफर नहीं होगा जब तक एक बार कॉल नहीं होती। इसकी लास्ट लाइन जरा दोबारा पढ़िए। द सूट शैल देन बी हर्ड अनलेस हियरिंग इज अर्जेंट, यानी तब तक वो केस अर्जेंट नहीं होगा जब तक उसकी एक बार आवाज नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल कोई केस है जी, आज मेरा केस था कैसर बनाम कैसर बनाम रिफत केस था। अब इस केस की तब तक डेट नहीं पड़ सकती सिविल कोर्ट में जब तक एक बार वो बार वाला जो नैब कोर्ट है या अदालत जो है केस की आवाज नहीं डुलाती। जैसे कि कैसर बनाम रिफ्त, आवाज पड़ेगी, चाहे कोई पेश हो चाहे कोई पेश ना हो, आवाज के बाद अगली डेट पड़ेगी। ये लॉ, रिटन लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है, एक चीज वर्ड इसमें यूज हुआ है, पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन्स। अब बात आ गई है समन की। एक वर्ड होता है समन, एक वर्ड होता है नोटिस। अब समन और नोटिस का पर्पस क्या होता है, हम ना बताएं सर। समन आई थिंक वारंट नहीं मेरा सर समन जो है वो स्टार्ट में जब हम केस फाइल करते हैं तो तब हम वो बल्कि कोई एप्लीकेशन वगैरह आ जाती है तो समन तब दिया जाता है। और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पहले नोटिस किया था, बाद में समन। नहीं, एक मिनट अब मुझे सुन लें। मैंने आप समन और नोटिस का दोनों का मकसद पार्टी को बुलाना है, इतला देनी। कॉमन कंसेप्ट इनका ये है, कॉमन कंसेप्ट ये है, समन और नोटिस का मकसद किसी भी केस में जो प्रोसीडिंग है या कोई केस आया है तो उसमें इतला देना है। अब समन भी इतला के लिए है, नोटिस भी इतला के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कैसर ने जब केस किया रिफत के खिलाफ, जब मेन केस दायर किया डिक्लेरेशन का, उस केस में जो उसको बुलाने के लिए किए गए वो समन थे। केस चलता रहा, केस में कोई आके एप्लीकेशन आ गई फर्दर स्टे की। अब जब स्टे किया ऑर्डर 39 के तहत एप्लीकेशन आ गई स्टे की, केस वही चल रहा है जो पहला डिक्लेरेशन का चल रहा था। ड्यूरिंग केस बाद में एप्लीकेशन आ गई। अब जब एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन में समन नहीं होंगे, एप्लीकेशन में नोटिस होंगे। तो सर जो डायरेक्ट नोटिस करवाते हैं वो गलत अडॉप्शन है। मतलब कि पहले हमें समन करवाने चाहिए। जब मेन केस दायर होता है, मेन केस में जब भी मेन केस में किसी पार्टी को बुलाना होगा, इतला देनी होगी, तब समन होंगे। और
जब उसमें कोई फर्दर एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन में समन नहीं होते, नोटिस होते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सा पॉइंट था जो मोस्टली हमारे कुछ दोस्तों को समझाया नहीं जाता, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन केस में समन होते, उसमें फर्दर कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें समन नहीं होते, नोटिस होते। तो सर ये भी कहा जा सकता है कि समन के बाद नोटिस होता है, एक बंदा हाजिरी नहीं लगा रहा उसको फिर नोटिस आएगा। दोनों भी आप करवा सकते हैं, बाल ऐसे ही होते हैं ना, एक केस लग चलता है जब उसमें एप्लीकेशन स्टे की भी एप्लीकेशन होती है, समन नोटिस दोनों इकट्ठे करवा सकते हैं, ये लॉ है, अलाउ है। कर सकते और दूसरा, बाज दफा जज ऑर्डर में मेंशन कर देता है आपने समन नोटिस एडी कोरियर वगैरह जो है और न्यूज़पेपर करवाना है, वो बकायदा एक लाइन ऑर्डर में लिख दे, तो सर फिर हमें समन और नोटिस फिर इकट्ठे करवाने पड़ते हैं। इकट्ठे करवा दो। यानी लेकिन अगर बाद order में आ जाए। लेकिन बाद में अगर कोई केस में एप्लीकेशन आती है तो आपने जस्ट और जस्ट नोटिस करवाना। समन इसको कहा जा सकता है कि एक इन्फॉर्म करना कि मेन आपके केस पास हो और गया है। नोटिस में जरा सख्ती आ जाती है। नहीं, कोई ऐसा ये बात नहीं। मेन केस क्या के आप कॉल आगे करने के लिए जो है वो समन है। नोटिस और आपको ये इतला किया जाता है कि फलां दोनों, अदालत में आपके खिलाफ नोटिस भी इतला के लिए, समन भी इतला के लिए। समन इब्तदाइये में, नोटिस दरमियान में कोई एप्लीकेशन वगैरह दरमियान में कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसमें नोटिस होंगे। समन जब स्टार्ट में केस नए सिरे से एक नया केस, मेन केस चलना शुरू होगा तो उसमें नोटिस होंगे, और सॉरी समन होंगे। बात है जी रूल नंबर 2 की, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। प्लेंटिफ की गलती पर जब प्लेंटिफ कॉस्ट तलबाना वगैरह जमा नहीं करवाता तो क्या होगा? Where on the day so fixed it is found that the summons has not been served upon the defendant in consequences of the failure of the plaintiff to pay costs, court fee or postal charges if any। साथ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पोस्टल चार्जेस हों या कोई कोर्ट फीस हो तो वो अगर पे नहीं करता, चार्जेबल फॉर सच सर्विस द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। यानी मुद्दई है, तलबाना कौन जमा करवाता? वही करवाता है जिसने केस दायर किया होता है, क्योंकि उसमें टिकट भी लगती है। जब कोई बंदा तलबाना या कोई कोर्ट फीस जमा नहीं करवाता और समन उसकी वजह से नहीं हो पाते, ठीक है, कोई कोर्ट फीस भी है वो भी जमा करवानी होती, कोई चार्जेस होते हैं, तो वो अगर जमा करवाने में नाकाम हो जाता है तो अदालत के पास ऑर्डर 9 रूल 2 के मुताबिक इख्तियार है कि केस को डिसमिस कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड although the summon has not been served upon the defendant if on the day fixed for him to appear and answered attendance in person or by agent when he is allowed to appear by agent। बात यह है, दोबारा पहली लाइन को पढ़े, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड। वो कहता है लेकिन इस तरह का ऑर्डर नहीं होगा। ऊपर जो डिसमिसल का ऑर्डर है कि अगर वो कॉस्ट पे नहीं करता या कोर्ट फी पे नहीं करता तो डिसमिस हो जाएगा, लेकिन नीचे वो कहता है कि इस तरह का ऑर्डर नहीं होगा। कब नहीं होगा वो नीचे वाली लाइनों में बताया है, जब चाहे प्लेंटिफ ने वो कोई कॉस्ट पे करनी थी या कोई चार्ज पे करने थे, वो उसको पे करने में नाकाम रहा है, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट को कहीं से इतला मिल गई कि भाई तेरे खिलाफ कोई केस आ गया, तो उस डेट को डिफेंडेंट हाजिर हो जाता है तो अदालत ऑर्डर केस जो है डिसमिस नहीं करेगी, क्योंकि समन का बेसिक पर्पस क्या है? नेक्स्ट पार्टी को अवेयर करना, उसको कॉल करना, बुलाना। अब उसके बाद है हमारे पास रूल 3, where neither party appears suit to be dismissed। where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed। इसको हम क्या कहते हैं? DNP। DNP इसको कहते हैं कि जब कोई कॉल, वो क्या कहते हैं, सूट जो है वो डिसमिस हो, कोई भी पार्टी चाहे मुद्दई चाहे मुद्दालय पेश ना हो तो केस क्या हो जाता है? डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और यहां पे केस डिसमिस होता है ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, रूल 2 में होता है डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस, और यहां पे डिसमिस होता है डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। अब हमने डीएनपी पता नहीं कितनी दफ़ा सुना, क्योंकि जब से कोई ना कोई सीनियर के साथ अटैच हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि वो होता कैसे।
इस रूल के तहत होता है ये। किस रूल के तहत होता है, किस ऑर्डर के तहत होता है। रूल नंबर 4, मैं रात लैट की जब क्लास पढ़ा रहा था तो मैं उनको समझा रहा था कि आपने कभी कोई चीज़ पढ़ी है कि हैंड राइटिंग कैसे दुरुस्त करते हैं? कहते नहीं। तो मैंने कहा मैं इस वक्त इतना पढ़ाता हूँ फिर भी मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी पढ़ लेता हूँ, कोई ना कोई चीज़ ऐसी सुन लेता हूँ जो मुझे इम्प्रूव करने में मदद दे। हम करते क्या, हम एक दौड़ में भागते रहते हैं, अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश नहीं करते। शायद वो ज़्यादा ज़रूरी होता है भागने से। आप ज़्यादा भागते हुए उतना पॉलिश नहीं होते, जितना खुद को पॉलिश करके निकलते हैं तो वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करती हैं। पॉलिश करके बंदा फिर ज़्यादा भागता है। ज़्यादा भागते। Plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file where a suit dismissed under Rule 2, Rule 3. Rule 2 ये है जी, non submission of court fees। यहाँ due to non prosecution 3 के मुताबिक the plaintiff may subject to the law of limitation bring a fresh suit or he may apply for an order to set aside dismissal aside, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his not paying the court fee and postal charges, if any, required within the time fixed before the issue of summons or for his non-appearance, as the case may be, the court shall make an order setting aside the dismissal and shall appoint a day fixed with the suit. अब जब केस DNP होता है उसके बाद क्या करवाया जाता है? रिस्टोर करवाया जाता है। रेस्टोरेशन की हमने बड़ी एप्लीकेशंस दी, आज तक पता ही नहीं था कैसे दी जाती। ठीक है, तो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन या फ्रेश सूट नया ला सकते हैं, लेकिन क्यों ला सकते हैं? जब लिमिटेशन के अंदर आपके पास टाइम हो, लिमिटेशन लॉ के मुताबिक आपके पास टाइम अलाउ हो। ठीक है, ये नहीं है टाइम गुजर जाए और आप कहें कि अब रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन रूल ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत दे सकते हैं। और अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर लेते हैं कि आप जो ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस थी, आपने इस वजह से वो पेमेंट सबमिट नहीं करवाई क्योंकि कोई मजबूरी थी, या आप इस वजह से नहीं आ सके कि कोई मजबूरी थी, अगर अदालत को आप मुतमिन कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो अदालत क्या करेगी? केस को रिस्टोर कर देगी। रूल नंबर 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ after summon return unserved fails for 3 months to apply for fresh summon, where after a summon has been issued to the defendant or to one of several defendants and returned unserved, the plaintiff fails for a period of 3 months from the date of the return made to court by the officer already certifying to the court returns made by the serving officer to apply for issue of a fresh summons. The court shall make an order that the suit be dismissed as against the defendant, such defendant, unless the plaintiff has within the said period certified the court that, यानी मुद्दई जो है रूल 5 के तहत समन करवाता है, बट समन अनसर्व्ड पहुंचते ही नहीं। उसके बाद मुद्दई फिर फ्रेश 3 महीने के बाद दोबारा फिर समन करवाता है, फिर भी नहीं पहुंचते, तो लॉ ये कहता है कि केस जो है वो डिफेंडेंट के खिलाफ कर दिया जाएगा। अगर अदालत को मुद्दई जो है मुतमिन कर ले कि माय लॉर्ड ये देखिए मेरी सर्विंग की रिपोर्ट यानी तामील कुनंदा की रिपोर्ट कि मेरी तरफ से समन जा रहे हैं, ठीक है, वो आगे से है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा या रिसीव नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी? केस उसके खिलाफ डिसमिस कर देगी। He has failed after using his best endeavors to discover the residence of the defendant who has not been served. Said defendant is avoiding service of process. There is any after sufficient cause for extending the time in which cause the court may extend the time for making such application for such period as it thinks fit. In such case, the plaintiff may subject to the law of limitation bring a fresh suit. अब बात आगे वही बात है कि वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करेगा कि मैंने इसको बड़ा ढूंढने की कोशिश की, मैंने समन भी करवाने की कोशिश की है, मैंने हर तरह से इसको अप्रोच करने की कोशिश की, ये जानबूझकर नहीं आ रहा। रूल नंबर, तो सर ये केस डिसमिस हो जाएगा, हाँ या डिग्री हो जाएगा उसके खिलाफ, एक्सपार्टी हो जाएगा, मुद्दा के खिलाफ ही डिसमिस होगा ना, अगेंस्ट द डिफेंडेंट। प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर, क्या प्रोसीजर है जब सिर्फ प्लेंटिफ आ रहा है?
Rule 6 only plaintiff appear. Where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing, then when summons duly served, if it is proved that the summons was duly served, the court may proceed ex parte and pass degree without recording evidence. यानी रूल 6 का ए कहता है कि समन अगर प्रॉपर सर्व हो रही है लेकिन फिर भी डिफेंडेंट नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, केस एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए। नंबर 2 इसी का बी, व्हेन समन्स नॉट डूली सर्व्ड, if it is not proved that the summons was duly served, the court shall direct to second summons to be issued and served on the defendant. बी के मुताबिक ये है कि अगर समन प्रॉपर सर्व नहीं हुए, प्रॉपर उनकी तामील नहीं हुई, तो सेकंड समन भेजो। कौन से सेकंड समन? इसका सर टाइम कितना? आफ्टर 3 मंथ है। 3 months। उसके बाद सी पढ़ते हैं, when summon served but not in due time, if it is proved that the summons was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in the summons, the court shall postpone the hearing of the suit to a future day to be fixed by the court and shall direct notice of such day to be given by the defendant. यानी सी के मुताबिक लॉ ये कहता है कि अगर समन पहुंच गए हैं लेकिन आफ्टर ड्यू टाइम पहुंचे, फॉर एग्जांपल आज है जी 18/1/2023, केस लगा हुआ था 18/1/2023, पिछली डेट थी इसकी 1 जनवरी 2023, यानी डिफेंडेंट को समन होने थे कि उसने 18 को कोर्ट में हाजिर होना है। तो अब ये जो समन भेज रहा है इसको पहुंच गए, लेकिन इसको समन मिलते 18 को ही है या 17 को मिल जाते हैं या 19 को मिल जाते हैं। नहीं, डेट गुजरने के बाद में, यानी 17 को या 18 को उसको समन मिल जाते हैं और 18 को कोर्ट में रिपोर्ट आ जाती है कि समन की तामील हो चुकी है। तो अदालत क्या करेगी, ये जानते हुए या ये प्रजूम करते हुए कि अब डिफेंडेंट को इत्तला हो गई है, लिहाजा वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा, तो डेट एक्सटेंड कर देगी, नई डेट डाल दी जाएगी, वो होगी 10/2/2023, कोई भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है, इत्तला देना। तो कोर्ट को पता चल गया अब उसको समन पहुंच गए, अब उसने आना ही है, एक दिन लेट क्या आ गया, नेक्स्ट डेट पे आ जाएगा। नंबर 2 इसका, where it is owing the plaintiff default that the summons was not duly served or was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement. अगर प्लेंटिफ की गलती पर जो समन है वो नहीं पहुंच रहे या उसकी मिस्टेक की वजह से समन प्रॉपर नहीं पहुंच रहे और पोस्टपोन हो रहे हैं, तो अदालत मुद्दई को कॉस्ट भी कर सकती है, ठीक है, जुर्माना भी कर सकती है। रूल नंबर 7, उसकी इसमें बदनी की शामिल है, इसीलिए कि आप समन क्यों नहीं करवा रहे, कॉस्ट उसको इसलिए पड़ेगी, पनिश करने के लिए होता है ना, कि आप समन प्रॉपर करवाओ, आप कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर समन 2-3 डेट्स पहले हो जाती तो केस की प्रोसीडिंग और होती, अब 3-4 डेट्स तो बगैर बस समन पर ही गुजर चुकी है, तो इट मीन्स कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। रूल नंबर 7, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ adjourned hearing and assign good cause for previous non-appearance. Where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the court directs to as to cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. यानी रूल 6 में अगर उसके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई हो जाती है, यानी एक तरफा कोई कार्रवाई हो जाती है, और रूल 7 के मुताबिक जब एक तरफा की कार्रवाई की डेट डल जाती है, फॉर एग्जांपल 10/2/2023 डेट डलती है, उस दिन या उससे कुछ दिन पहले मुद्दा अदालत में अपीयर हो जाता है और अदालत को अपनी गुड कॉज शो करता है, माय लॉर्ड मैं इस वजह से पीछे हाजिर नहीं होता रहा, या ये मसला था, मैं बीमार था, या आउट ऑफ कंट्री था, या कुछ भी रीज़न बना सकता है। अगर वो अदालत को मुतमिन कर लेता है तो अदालत ये एक तरफा कार्रवाई
सेटिस्फाइड करके केस को पैरेलल चला देगी, जैसे दोनों पार्टियां आपस में चलाती हैं। ठीक है। रूल नंबर 8, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। रूल नंबर 8 के मुताबिक क्या प्रोसीजर है जब डिफेंडेंट ओनली अपीयर हो। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल है, इसको गौर से सुनना है। प्रोसीजर वेयर ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स, where the defendants appear and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed। यानी जब सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ले आ रहा हो, यानी ए ने केस किया बी के खिलाफ, बी क्या, ए क्या हुआ मुद्दई, बी हो गया मुद्दा ले, मुद्दा ले हो गया। अब सीन क्या है, इसने केस दायर किया और ये गायब हो गया, उसके बाद आ ही नहीं रहा। मुद्दा ले को जब नोटिस पहुंचे, वो पहुंच गया भी मेरे खिलाफ केस है, मैं अपनी सफाई दूं, वो आता रहे, मुद्दई आते ही नहीं है। तो अदालत क्या करेगी कि केस को खारिज कर देगी कि मुद्दा ले अपनी गुड कॉज पे, उसकी बदनीति नहीं है, वो तो जवाब देने के लिए तैयार है। अब मुद्दई ही नहीं आ रहा। इसी का नेक्स्ट पैरा पढ़ें। Unless the defendant admits the claim or part thereof, या उसका कोई हिस्सा, in which case the court shall pass a degree against the defendant upon such admission, and where part only of the claim has been admitted shall dismiss the suit as far as relates to the remainder। बात यह है, ए ने बी पर केस किया 6 लाख का कि मैंने बी से 6 लाख रिकवर करना है या उससे लेना है। बी जब अपना जवाब दावा देता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है या खुद अपीयर होता है, कहते हैं माय लॉर्ड ये 6 लाख नहीं है, ये झूठ बोलता है, मैंने इसका 1 लाख देना है। 6 लाख वो डिनाई कर गया, लेकिन 1 लाख वो मान गया कि मैंने इसका सिर्फ 1 लाख देना है, 6 लाख नहीं देना। हमारा आपस में कारोबार था, इतना कारोबार किया है, ये 6 लाख 5 लाख तो ऑलरेडी चला गया है, अब मैंने बस इसका 1 लाख देना है। उसके बाद जो मुद्दई है वो गायब हो गया। मुद्दा लेने अपना जवाब दे दिया, उसमें 1 लाख उसने क्या किया, एडमिट कर लिया, इस पर उसने एडमिशन दे दी है, कन्फेशन, जैसे कैसे किसी चीज को तस्लीम कर लेना, एडमिशन दे दी है। अब लॉ कहता है कि उसके बाद मुद्दई नहीं आ रहा, मुद्दा ले ही आ रहा है, केस डिसमिस हो गया मुद्दई के खिलाफ, लेकिन ये जो 1 लाख है इसकी हद तक मुद्दा ले के खिलाफ होगा, क्योंकि वो इस चीज को मान चुका है अपने जवाब दावे में कि मैंने ये 1 लाख देना है। ठीक है, तो अदालत उसको ऑर्डर करेगी ये लाख दे दो उसको, ये लाख आपने उसको देने ही देना, इसके आप देनेदार हैं, चाहे वो आए चाहे ना आए, क्योंकि आप इसको तस्लीम कर चुके हैं। अच्छा सर, इसमें एक और पॉइंट है, मुद्दई अपीयर नहीं होता। अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है वो कोई अपना क्लेम कर देता है तो डेफिनेटली वो मांग सकता है। आपने रिटर्न स्टेटमेंट वाला फिर कल ऑर्डर नहीं पढ़ा, जब रिटर्न स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मुद्दई कहता है जी मैंने इससे 6 लाख लेना है, आप कहते हैं ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, हमारा कारोबार है, इसने 6 लाख नहीं लेना बल्कि मैंने इससे 20 लाख लेना है। ये उसके रिकॉर्ड्स हैं, चीजें जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जो जवाब दावा है, वो उतना ही असर रखता है जितना दावा असर रखता है। दावा असर रखता है, बिल्कुल ऐसे। अगर वो अपनी चीजें प्रूव कर लेता है तो आपको देनी पड़ जाएंगी। अगर आप अपने जवाब दावे में जो जो चीजें आप उससे क्लेम कर रहे हैं, उसने क्लेम की है ना, आप अपने जवाब दावे में जो चीजें क्लेम कर रहे हैं अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आप उसके लेनदार हैं, हकदार है लेने के। यानी दोनों का सेम वेटेज है, ये नहीं है कि उसने दावा किया तो वो हैवी हो गया, नहीं, अगर आप अपनी चीजें प्रूव करो वो अपनी करेगा। रूल नंबर 9, डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट, वेयर ए सूट इज होली or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit। preclude का मतलब होता है उसको रोकथाम लग गई, मना हो गया। लेकिन अगर वो फ्रेश सूट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन बट ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल। वो जो ऑर्डर डिसमिस हुआ है उसके सेट असाइड में जा सकता है कि इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। द And if he satisfy the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing। अच्छा जी,
बात ये है कि अगर वो फ्रेश सूट करना चाहे तो वो फ्रेश सूट नहीं कर सकता। हाँ, जो ऑर्डर 8 के मुताबिक रूल ऑर्डर डिसमिस हुआ केस, यानी कि वो मुद्दई नहीं आता रहा, तो अदालत ने क्या किया, डिफेंडेंट की हाजिरी पर केस को डिसमिस कर दिया कि आप तो आ ही नहीं रहे। तो इस रूल 9 के मुताबिक अगर वो उसको दोबारा फ्रेश सूट उसी वजह पर ले जाना चाहे तो अदालत कहती नहीं, आप नया केस उसी कॉज ऑफ एक्शन पर दायर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इतना कर सकते हैं, उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करवाने की कोई वजह पेश करके सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। And that if he satisfied the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as cost or otherwise as things fit and shall appoint day fixed for hearing। बात वही है जो रूल 7 में हुई थी। इसमें यह है कि मुद्दई जो है वो अगर कोर्ट को मुतमन कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है कि मैं इस वजह से पेश नहीं हो रहा था, तो अदालत क्या करेगी कि केस को रिस्टोर कर देगी। उसको चाहे जुर्माने के साथ रिस्टोर करे, चाहे बगैर फाइन के साथ, कॉस्ट के साथ करे। सर इसका कोई टाइम है जो ऑर्डर अगर कर देती है प्लेंटिफ के अगेंस्ट हो जाता है तो उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए? रेस्टोरेशन का होता है कि 1 मंथ के अंदर आप रेस्टोरेशन करवा अगर सकते 1 महीना गुजर गया तो उसके बाद आप वजह पेश करेंगे लिमिटेशन गुजर जाने की कि क्यों नहीं आप करवा सके। अक्सर हो सब सकता है लेकिन मुतमिन करना पड़ता है, होने को सब होता है। अच्छा वकील मुतमिन कर सकता है। बिल्कुल। रूल नंबर 10 है जी, यानी होने को सब है लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैटर करता है। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन and one or more of them appear and the order do not appear, others do not appear, the court may at the instance of the plaintiff or plaintiffs appearing permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it thinks fit। रूल 10 के मुताबिक, ऑर्डर 9 के रूल 10 के मुताबिक अगर एक केस में एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, प्लेंटिफ एक नहीं प्लेंटिफ्स हैं, यानी 1 2 3 4 प्लेंटिफ्स हैं, इनमें से 2 आते हैं 2 नहीं आते, ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन मैटर सबका सेम ही है, तो अदालत यही समझेगी कि सब आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे, या कोई एक नहीं आ रहा बाकी आ रहे हैं, तो अदालत ऐसे ही केस को चलाती रहेगी जैसे सब आ रहे हैं। रूल नंबर 11 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये उसका टोटल उल्ट है। Procedure in case of non-attendance of one or more of several defendants where there are more defendants than one and one or more of them appears and the other do not appear, the suit shall proceed and the court shall at the time of pronouncing judgment make such order as it thinks fit with respect to the defendants who do not appear। यानी इधर क्या है, एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, इधर क्या है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं। अब लॉ कहता है 1 2 3 4 5, ये 3 डिफेंडेंट जो है ये आते रहते हैं केस में ड्यूरिंग जब केस चल रहा होता है, ये जो 2 हैं बाकी ये नहीं आते। यानी पहले 3, फॉर एग्जांपल 5 लाख का रिकवरी का केस हुआ है कि ये नहीं दे रहे, 5 के खिलाफ केस हुआ है तो 5-5 लाख पर पर्सन ने देना है, ये 3 लोग आ रहे हैं, ये अपने केस को डिफेंड भी कर रहे हैं, कोई कहता है मैंने देने हैं, कोई कहते किसी पर साबित हो जाता है कि मैंने देने हैं, किसी पर साबित होता है किसी ने नहीं देने, यानी जिस पर प्रूव होगा उसने ही देने हैं ना, तो जो अदालत को प्रूव कर देगा या सेटिस्फाई कर देगा कि मैंने नहीं देने, उसके तो माफ हो गए इन तीनों में से। लेकिन ये जो 2 आ ही नहीं रहे, इनके खिलाफ तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, एक तरफा कार्रवाई होकर इनके खिलाफ डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यानी जो आ रहे हैं उनको उनकी राइट तक, उनकी लायबिलिटी तक देखा जाएगा जितना वो प्रूव करते हैं केस, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे वो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होके डिग्री पास हो जाएगी। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 के मुताबिक consequences of non-attendance without sufficient cause shown of party order to appear in person। जब अदालत कहे कि दोनों पार्टियों ने इन पर्सन आना है, खुद आना है, और दोनों ना आए तो क्या रीजन है। Where a plaintiff or defendant who has been ordered to appear in person does not appear in person or show sufficient cause to the satisfaction of the court for failing to so appear,
he shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendants respectively who do not appear. बात यह है कि अगर अदालत ने मुद्दई और मुद्दा लय को कहा कि आपने इन पर्सन यानी असालतन खुद हाजिर होना, लेकिन वो इन पर्सन हाजिर होने से कासर होते हैं कि हाजिर ही नहीं होते, तो उनकी गैर हाजिरी पर अदालत फिर जो मुनासिब हुक्म समझेगी वो फरमा देगी। ठीक है, तो सर अगर कौंसल उनका आ जाए, जब अदालत कह रही है कि मुझे इन पर्सन चाहिए तो इन पर्सन चाहिए। फिर दोनों का ऐड कौंसल की तो उसने बात ही नहीं की, जी। वो अदालत ये कह रही है कि पार्टियों को इन पर्सन बुलाया। अगर वो कहे ना कि कोई भी आ जाए तब हम कौंसल की बात कर सकते, कौंसल तो है ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा कोर्ट कहती है, लास्ट टाइम मेरा एक केस था उसमें कहा यह जा रहा था कि माय लॉर्ड जो मुद्दई है वो मर गया, हमने ये कॉज ऑफ एक्शन उठाई थी, यानी ये हमने प्ली ली कि मुद्दई नहीं है तो ये केस को क्यों चल रहा है, मुद्दई तो मर गया। अदालत ने क्या किया, इन पर्सन दोनों पार्टियों को बुला लिया। अब हमारे बाद हम तो 2 दफ़ा जाते रहे लेकिन मुद्दई ना आया, वो फिर अदालत ने जो उसको मुनासिब लगा उसने ऑर्डर कर दिया। रूल नंबर 13 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सेट असाइड, एक तरफा कार्रवाई की मनसूखी। Set aside decree ex parte against defendant in any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which decree was passed for an order to be set aside, and if he satisfies the court and that the summons was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost payment into court or otherwise as things fit, and shall appoint a day fixed for proceeding with the suit। यानी जब मुद्दा लय के खिलाफ डिफेंडेंट के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होने के बाद डिग्री आ जाती है, उसके खिलाफ एक तरफा डिग्री पास हो जाती है, तो मुद्दा लय उस डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, उसी में माय लॉर्ड इसको सेट असाइड किया जाए, ये मेरे खिलाफ मुझे जब समन ही नहीं पहुंचे मैं कैसे इसका जवाब देता, या प्रिवेंशन ऑफ अपीयरेंस, या मुझे रोक के रखा गया है पेश होने से, या कोई और काज बता देगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री था मुझे पता ही नहीं था, कुछ भी अगर वो अदालत को मुतमईन कर लेता है तो अदालत ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी, उसको या तो जुर्माना करेगी या बगैर कॉस्ट के भी ऑर्डर सेट असाइड कर सकती है और नई डेट फिक्स कर देगी केस को चलाने के लिए। लेकिन अगर डिफेंडेंट कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो डिक्री passed ex parte shall be set aside merely on the ground of any irregularity in the service of summon if the court is satisfied for the reason to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing in sufficient time to appear on that day and answer to claim। बात यह है कि उस बंदे की हद तक जो एक्स पार्टी डिग्री है वो खारिज नहीं होगी या सेटिस्फाइड नहीं होगी जिसको नॉलेज था डेट का, लेकिन वो जानबूझ के नहीं आता, बाकियों की हद तक खारिज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को नॉलेज भी होता है, जैसे 1 2 3 4 5 5 डिफेंडेंट थे, पांचों के खिलाफ डिग्री होगी, इसको पता था डिग्री का कि हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही, चाहे किसी भी तरह पता था, ये फिर भी नहीं आता, डिग्री को अब कैंसिल करवाने हैं, लॉ कहता है बाकियों के हक में कर दूंगा एक्स पार्टी, तेरे हक में नहीं करूंगा क्योंकि तुझे नॉलेज था हेयरिंग का, तो फिर भी नहीं आया, तो अपना जवाब तो देता। रूल नंबर 14 14 No degree to be set aside with the notice to the opposite party. No degree shall be set aside on any such application as aforesaid unless notice thereof has been served on the opposite party। यानी कोई भी एक तरफा डिग्री जो है वो तब तक खारिज नहीं होगी जब तक दूसरी पार्टी को कोई नोटिस समन वगैरह सर्व नहीं होगी। इसमें पूरे में समन का उसने कहीं जिक्र नहीं किया, आप इस लाइन को पूरा पढ़ें, उसने कहा है कि जब तक नोटिस सर्व नहीं होंगे, क्योंकि ये मेन केस नहीं है, उस केस के अंदर फर्दर एप्लीकेशन आ रही,
नोटिस आ गया, समन नहीं है, समन का वर्ड नहीं आया। लिहाजा ये छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं, यही इनको इकट्ठा करते करते यही एक नॉलेज का पहाड़ बनता है। इसी पहाड़ के जरिए आप फिर ऐसे बूम बनते हैं, आजम ज़ेतार बनता ऐसा है, बोलते ना ही बनाओ, फराशा बनते हैं। कुछ और बना दे, ऐसा बोलना लीडर तो है ना आपका। साडा लीडर किथे